थोड़ा सा और हम लोग बेटर सोफिस्टिकेटेड वे में कर सकते हैं। तो वो आप अगर चाहो तो वो उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो एक बार आपको सुझाव आपके एंड से ही आएंगे वो। ठीक है, तो वो सारी क्लासेस को तो मैं लिंक आपको भेज दूंगा, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि जितने भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उनको एप्लीकेबिलिटी देख लेना थोड़ी सी, और जितना भी डेटा फैक्ट करवा रहा हूँ उसको कोशिश करना कि सारणी के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ताकि आपकी मैक्सिमम जगह को यूटिलाइज कर सको और लास्ट पेज लास्ट लाइन वाले टारगेट तक आप पहुँच सको। ये कुनबा ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया हमारा, कंटिन्यूअस ग्रो करता जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को मदद करेगा और आप लोग इसमें से काफ़ी लोग अच्छी रैंक लेके आए, तो उसके बाद मेरे को कुछ फ़ायदा मिले। और रैंक नहीं लाए तो मेरे को शक्ल मत दिखाना, मैं डंडा लेके वहीं आ जाऊँगा नहीं तो। ठीक है, और काफ़ी अच्छा चांस है इस बार रैंक लाने का। तो कोशिश करना कि मैक्सिमम चीज़ों को यूटिलाइज करो और कॉपी को लेके आओ यार। मैक्सिमम जो लोग मुखर्जी नगर है एटलीस्ट वो अपनी कॉपियाँ लेके आओ। इवन वो इवेल्युएटेड हो या अनइवेल्युएटेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कॉपियाँ लेके आओ ताकि मैं उनको इवेल्युएट कर सकूँ और उसमें जो भी कमियां हैं आपकी उसको देख सकूँ। ठीक है, और उसमें आपको क्या सुझाव हो सकता है या क्या उसको बेटर कर सकते हैं वो हम लोग देख सके, चर्चा कर सके उन सारी चीज़ों। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इकोनॉमी का डेटा फैक्ट मैं करवा रहा हूँ ये ओवरऑल मैं इकोनॉमी का करवा रहा हूँ, हालांकि मैं उसमें थीम वाइज डिवीजन करता जा रहा हूँ। कल हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 जो हमारा था भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन विकास और रोजगार संबंधित मुद्दे, उससे रिलेटेड जितने भी डेटा फैक्ट थे हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट वाला सेशन आज हम लोग समावेशी विकास और बजट से रिलेटेड डेटा करेंगे। थोड़ी देर में लेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को आना है वो ताकि आ जाए और सबको एडमिट कर सकूँ और बाद में मेरे को जाना ना पड़े बार बार यहाँ से। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार कैमरा ऑन कर लो यार सब लोग, ताकि मैं देख सकूँ कि सब लोग वही है ना जिन जिन जिनको मैं जानता हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है जो बाहर से डायरेक्ट एंट्री लेके आया हो। नहीं राहुल सर, आपको जरूरत नहीं है, आप आराम से। ठीक है, कुछ एक लोग यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, सिमी, ये कोई न्यू कैंडिडेट है। ठीक है, और शायद ही हमारे ग्रुप में होंगी, लक्ष्य मेंटरशिप ग्रुप में है क्या आप सिमी? आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, कोई बात नहीं, ले लो सेशन, कोई इशू नहीं। और बाकी लोग से तो लगभग लगभग मैं सभी को जानता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम लोग जिन लोगों को आना होगा 1-2 मिनट और। बाकी अगर कोई ऐसा इशू लगता है आपको जो डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि डेटा फैक्ट और कीवर्ड तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आज, इकोनॉमी की मैक्सिमम चीज़ें हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और करना चाहिए साइंस टेक और एनवायरनमेंट में, बस आपको मैं कुछ एक एक्रोनिम्स करवाऊँगा और एक जो अप्रोच है आंसर करने की वो करवाऊँगा। उसमें डेटा फैक्ट ऐसे कुछ नया है नहीं, बस मैं आपको डायमेंशंस खोलना सिखा दूंगा, इसके अलावा उसकी और क्लास नहीं होगी। तो एक क्लास साइंस टेक और एनवायरनमेंट की होगी, उसके बाद हमारा पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमी के बाद। आई होप कि इस चीज़ को समझ पा रहे हो आप। डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो वहाँ पे उसकी क्लासेस ले लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पेपर 2। पेपर 2 में जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्टिकल हो गया, केसेज हो गए और कमेटीज़ हो गई या उनके रिकमेंडेशन हो गई, सेकेंड आरसी की रिपोर्ट हो गई। ठीक है, वो वैल्यू एडिशन वाला जितना मटेरियल है, को डायग्राम है वो करने हैं, वो करवा देना। पेपर 4 के डायग्राम है, जिन बच्चों के पास नहीं है वो ऑलरेडी क्लास ले लेना यार, जो मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ी हुई है एथिक्स की। और ऐसे के लिए जो बुक्स हैं वो बुक्स, क्योंकि पेपर 3 के कंक्लूजन में भी कुछ एक बुक्स काम आएगी। लाइक एनवायरनमेंट वाले में युवाल नोआ हरारे को आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, 21 लेसन 21 सेंचुरी। ठीक है, उसमें 21 लेसन है, काफी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके समाधान में उसने क्या इनोवेटिव तरीका बताया, तो वो एक तरीके से एकेडमिक से परे भी एक अप्रोच हो जाएगी आपकी, तो वो आपका पॉजिटिव व्यू पॉइंट हो सकता है।
तो उसको भी ऐड ऑन करने की कोशिश करना। तो उन जितने भी क्लासेज है जिनकी हो गई है वो रिवीजन कर लेना भाई, जिसको करना है, लगता है कि ये मैं चीज़ें भूल गया हूँ, एक बार फिर से कैसे एप्लीकेशन करना था उनका वो ले लेना। और जिन लोगों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो मास्टर हो चुके हैं उनको तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आज से डेटा सर। हाँ हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थर्ड पेपर में सर जैसे एनवायरनमेंट की जो मैगजीन है मेंस 365 और वो साइंस टेक वाली, तो इसमें भी कुछ है ना इम्पोर्टेंट, अगर आप लगाना उचित समझे तो वो अरे भी यार लगा दीजिएगा। सिद्धार्थ, इसमें सिद्धार्थ नहीं, वेद प्रकाश होगा। वेद प्रकाश, मैंने आपको जो कंटेंट भेजा है उसको ना ये ग्रुप पे डाल देना, लक्ष्य वाले को। साइंस टेक, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी तीनों में करवा चुका हूँ, तो वो वहाँ से आ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट की और सिक्योरिटी की क्लास ले लेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ से आ जाएगी। तो ये पेपर 3 कंप्लीट। पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल डुअल रिपीटेशन और उन सारी चीज़ें, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाना, क्योंकि फोल्डर पॉइंट में काम आएगी वो सारी चीज़ें। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को, है ना, क्योंकि 7-8 मिनट होगी, बॉल बच्चन खूब कर लिया हम लोगों ने। स्पेशली मैंने किया है, आप लोगों ने तो नहीं किया है। हाँ, कोई और कुछ बोलना चाह रहा है तो बोल लो भाई। हाँ देखो, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे कल, यहाँ तक 1991 के रिफॉर्म तक। ठीक है, इतना कर चुके थे ना भाई? याद है आपको कुछ ऐसा कुछ हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 3 लेवल पर 1991 के रिफॉर्म हुए थे, मॉनेटरी पॉलिसी के लेवल पर, फिजिकल पॉलिसी के लेवल पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब भी इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आए ना, ओवरऑल इकोनॉमी जैसे कि है भारतीय अर्थव्यवस्था के, तो ओवरऑल ना 3 पार्ट में हम लोग इकोनॉमी को देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी एक पार्ट है, फिजिकल पॉलिसी एक पार्ट है। जबकि जब भी जैसे मान लो अपने को ओवरऑल रिफॉर्म की बात करनी है, वेद प्रकाश ने वो सारी चीजें शेयर कर दी है। ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी मैं ये, हाँ ये मैं करवा रहा था कि भाई ये 3 सेक्टर है। ठीक है, जब भी इकोनॉमी ओवरऑल की बात करो आप, जब भी इकोनॉमी के स्टेक होल्डर की बात करो, जब भी जैसे आत्मनिर्भर भारत लिखना है आपको, तो इन 3 सेक्टर पे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको किसी एस्पेक्ट की बात करनी है, मान लो आत्मनिर्भर भारत हो गया, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करनी है, ठीक है, तो वहां पे इन 3 सेक्टर को हमेशा ले लेना। अगर दूसरा सेक्टर क्या हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एक तो 3 तो ये हो सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या सुधार कर सकते हैं हम लोग, फिजिकल पॉलिसी में क्या सुधार कर सकते हैं हम लोग, और तीसरा क्या, कौन सी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ले देखिए ये। उसके अलावा प्राइमरी सेक्टर में क्या सुधार कर सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या सुधार कर सकते हैं, टर्सरी सेक्टर में सुधार क्या कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, कोई भी क्वेश्चन दे दो आप ओवरऑल इकोनॉमी का, जो ओवरऑल इकोनॉमी का पूछते हैं। आत्मनिर्भर भारत अपने आप में पूरी थीम है। अब आत्मनिर्भर भारत के जितने भी पिलर है ना, इन 6 पॉइंट में कवर हो जाएंगे, देख लेना आप, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। ये बस मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सोचने का तरीका दे रहा हूं कि आपको कैसे इकोनॉमी, जब आपको कुछ भी नहीं आए ना, तो इस तरीके से डायमेंशंस निकालना कि भाई इकोनॉमी के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर क्या हो सकता है, उधर से मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कर सकते हैं, फिजिकल पॉलिसी में हम क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, और तीसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट के सेक्टर पर क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। तो 1991 का रिफॉर्म भी हम लोग इन्हीं सेक्टर पे देखते हैं। ठीक है, अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी के लेवल पर हम लोगों ने क्या रिफॉर्म किया, उसमें देख लो कि भाई फेमा, FRBM, सॉरी फेमा हम लोग ले आए, हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन कर दिया। ठीक है, फाइनेंस एक, ठीक है। अगला फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी की हम लोग बात करें तो वहाँ पे टैक्स रेट में हम लोगों ने बदलाव किए, FRBM एक्ट ले आए हम लोग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लोगों ने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ले आए। ठीक है, अगला बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस पे हम लोगों ने क्या किया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे हम लोग हमारा सिस्टम ले गए, FDI FPI की दरों को हम लोगों ने काफी कम कर दिया। ठीक है, तो काफी पॉइंट जनरेट हो गए आपके। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन रिवोल्यूशन से हम लोग आगे सदाहरित क्रांति, एवरग्रीन रिवोल्यूशन की ओर हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर हो गया, उद्योग में क्या हो गया, कैपिटल इंटेंसिव उद्योगों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। SEZ हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, फूड पार्क हो गया, हम लोगों ने क्या बनाया, वस्त्र पार्क, टेक्सटाइल पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये क्या है, 1991 के रिफॉर्म के बाद के तो सुधार हैं।
लिबरलाइजेशन हम लोगों ने क्या किया, जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के जो पार्ट थे वो उनको इन्हीं सेक्टर्स में डालना है अपने को। ठीक है, तो आई होप कि इस तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन में जहाँ पे आपके कंसेप्ट नहीं बने वहाँ पे अपने को क्या यूज करना है। ये इंडस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट पार्ट था एलपीजी का। वो इंडस्ट्री में ही मैं बात करूँ सर्विस सेक्टर की, तो 1991 के बाद ही हम लोग बैलेंस बीपीओ बिजनेस आउटसोर्सिंग उसमें हम लोग लीडिंग एज ए लीडर 1991 के रिफॉर्म के बाद ही। तो वो सारी चीजें इससे संबंधित है, तो इसको हम लोगों को ऐसे डील करना है। आई होप कि 1991 का रिफॉर्म आप लोग अब कर लोगे। उसके तात्कालिक कारण मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ओवरऑल इकोनॉमी पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। जिन लोगों को लग रहा है कि भाई पढ़ना है, तो वो मैं नहीं करवा पाऊंगा, कि नोट्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इशू क्या था कि भाई लाइसेंस राज था, आयात प्रतिस्थापन था, प्रतिस्पर्धी इस उद्योग था, क्योंकि पीएसयू का राज था, एमआरटीपी एक्ट था 1969 का, उसने सबको रोक रखा था। रात को जो फिजिकल डिसिप्लिन का अभाव था, 8% मतलब अप्रोक्स हमारा घाटा चला गया था। अभी कितना है राजकोषीय घाटा, कोई भी तुरंत 6% की सही है सर। हाँ 6%। और टारगेट कितना है हमारा? 4% अरे यार गलत बता रहे हो, टारगेट 4.5 2025-26 तक। हाँ, तो अलग अलग ये टारगेट ध्यान रखना। नेक्स्ट ईयर हमारा क्या है, वो जो 4% बता रहे हो ना, 4.5%, वो हमारा नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, तो उसको मैं देखो कल परसों भी डिस्कस किया होगा यार, इतना जल्दी भूल गए देखो तुम लोग, ऐसे करते हो, ऐसे क्या याद करोगे। देखो 6.4% है और 2025 तक 4.5% करना और 5.9% हमारा टारगेट है। टांग काट डालूंगा मैं एक ये डेटा याद नहीं रहा तो कल ही करवाया है मैंने। ये सीट आ गई है क्या सब लोगों के पास? नहीं आई है सर ये। अच्छा, उस ग्रुप में यार मैसेज कर देना जिसको चाहिए, क्योंकि मैं वो लक्ष्य वाले प्रोग्राम में कुछ लोगों को ही दे रहा हूँ जिसको चाहिए होती है, सब लोगों को नहीं भेज रहा हूँ। ठीक है, दूसरे ग्रुप पे तो आ गई। और कोशिश करना कि ऐसे डायग्राम मैक्सिमम यूटिलाइज करो आप एथिक्स में, क्योंकि ये ना आपकी जगह भी खा लेंगे और मैक्सिमम चीजें भी कवर हो जाएगी। जैसे अब देखो आपको ये रिप्रेजेंट करना है ना, तो इसके ऐसे रिप्रेजेंट करो। अरे यार क्या कर रहा हूँ, एक मिनट है ना। इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसको ऐसे करो, एक बार बनाओ बड़ा वाला, दूसरा बार बनाओ छोटा वाला, तीसरा बार बनाओ छोटा वाला। इसके नीचे लिखो 2022, 2024, 2025, 23। ये है हमारा। स्क्रीन आ रहा है? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। और कोई तो बचा नहीं ना जो एडमिट, या टाइम पे आ जाया करो सब लोग, क्योंकि फिर बाद में मेरे को स्क्रीन गायब हो गई। नहीं तो महेंद्र आज तो एंट्री होती नहीं दोस्त तुम्हारी। अब आ रही है ना? हाँ, तो ऐसे ग्राफ बनाया करो। देखो इसको 6.4% दिखा दो, इसको 5.9% दिखा दो और इसको 4.5% दिखा दो। जैसे फिजिकल पॉलिसी का क्वेश्चन आए ये डायग्राम आपका फिक्स हो गया। तो कोशिश करो आपको जितना अच्छा रिप्रेजेंट करोगे ना उतना अच्छा नंबर मिलेगा पेपर 3 में। ठीक है, बना लोगे ना अब इसको? अरे बाद में बना लेना, मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ थोड़े दिमाग में डालने के लिए। अब जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको भी ऐसे, इसको देखो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दो। ये 19%, इसके लिखो एग्री। ये इंडस्ट्री कितना 28%, ये कितना 53%। कोशिश करो कि डायग्रामिक रिप्रेजेंट एज मच एज पॉसिबल उतना यूज करना है। मैं क्लास देख लेता हूँ फिर से, कोई एंट्री वाला तो नहीं बैठा हुआ ना इधर। ठीक है, इतना क्लियर? ऐसे बना लोगे ना भाई डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ग्रोथ रेट जैसे ही दिखाओगे फिर भी इसको फिर ऐसे दिखाना है। 8.1% इसका है, इसका इतना, इसका इतना दिखा लोगे। 9.1% किसका है? सेवा क्षेत्र का। उद्योगों का कितना है? 10.3%। और किसका है? एग्रीकल्चर का कितना है? 3%। पुराना वाला बता रहा हूँ। इस वाले से अगर तुलना करनी है तो इस बार कितना है? 9.1% हो गया, ये हो गया 4.1% और ये कितना हो गया? 3.5%। ऐसे भी दिखा सकते हो।
लेकिन कोशिश करना डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन जितना कर सको, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ऐसे ग्राफ और चार्ट यूज करने, ठीक है। बाकी ऑलरेडी मैं ये करवा चुका हूँ, ये दोनों मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। ये तो सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ। ये कीवर्ड तो मैं नहीं करवा रहा दोबारा, ये कीवर्ड तो आप लोग एक एक का यूज करना मैं सिखा चुका हूँ, और नई चीजें में कुछ है नहीं। ये ले दे कि ये डायग्राम था, ये डायग्राम था, ओवरऑल इस डायग्राम को यूज करना है, इसको ये इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। अब इस डायग्राम को यूज करोगे तो फिर से वही डायग्राम बन जाएगा कि 1991 में क्या था, एक चार्ट ये, और 2021 में चार्ट क्या है, सेम, तो उसमें तुलना दिखा सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये जीडीपी का है, ये इतनी थी, ये अब इतनी, ये किसका है, निवेश का, इन्वेस्टमेंट का, ये इतना था, ये अब इतना है। समझ गए? चलो आगे, आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो एक चीज तो मैंने ये बता दी आपको, ज्योग्राफी के इकोनॉमी के डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन में दूसरा पार्ट आता है। एक तो आप लोग फ्लो चार्ट ये बना लोगे, दूसरा आपको लाइफ साइकिल अप्रोच बनानी है। अगर आपके 8 क्वेश्चन है तो कोशिश करना है कि 2 से 3 क्वेश्चन में लाइफ साइकिल अप्रोच आपकी रहे। और एक बार कैमरा ऑन कर लो यार सब लोग। ठीक है, अब देखो जैसे कि लो इनकम है, अगर लो इनकम रही तो उसका क्या रहेगा, बचत कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगर बचत कम हुई तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, और फिर से हम लो इनकम ट्रैप में आ जाएंगे। एक तो ये हो गया। अब जहां पे भी आपको आर्गुमेंट देना हो कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में कैसे फंसा हुआ है, आपका ये डायग्राम बन जाना चाहिए तुरंत। इनको बाद में बना लेना, इनकी फोटो में भेज दूंगा, टेंशन मत लो जिन जिन को चाहिए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको भी मैं, उनको तो ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है लो इनकम है, दूसरा क्या होगा, गरीबों की स्थिति क्या रहेगी, कमजोर रहेगी। उससे उसका परिणाम क्या होगा कि भाई उनका जो सोशल जो डिस्टेंस है, सामाजिक समावेशन है, वो तो होगा नहीं। तो सोशल डिस्टेंस है, जो सोशल इंक्लूजन का जिसको बोलते हैं लोरेंज कर्व, आय की असमानता का स्तर वो बढ़ता जाएगा। अब उसका क्या होगा, तो उनसे उसका बहिष्करण होगा, और फिर से गरीबी की एक सोशल कॉस्ट बनने लग जाती है कि वो गरीब अपने आप में गरीबी साइकिल में फंसता जाएगा, और उसको उस डेप्रिवेशन से निकालने के लिए हमको अधिक संसाधनों की यूज करना पड़ेगा। लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारी गरीबी ऑलरेडी अगर हम लोग 1917 के दशक में अगर कंप्लीट दूर कर चुके होते, जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो आज मोदी जी को 15 लाख रुपए देने का घोषणा नहीं करनी पड़ती। हालांकि ये अलग बात है कि वहां इंदिरा गांधी जी जुमला देके गई थी, यहाँ पे मोदी जी जुमला दे रहे हैं, लेकिन वो समस्या दूर हो चुकी होती है। आज हम नई चीजों पे लड़ रहे होते, आज हम लड़ रहे होते कि हम लोग कैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों को कैसे बेटर करें। आज हम लड़ रहे होते कि हम लोग, हमारा हेल्थ केयर है उसमें पर कैपिटा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको कितना कम करें, क्योंकि 69% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है पर इन इंडिया का। अगला अब बात करता हूँ, ये तो हो गया एक डायग्राम, ठीक है। अगला है अंतर पीढ़ीगत गरीबी, इसको बोलते हैं इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी। एक आप लोगों ने एक वो सुना है, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आया था, उसका था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, और उसने एक कीवर्ड का यूज किया था उसमें, सॉरी मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक कीवर्ड था उसमें। उसका शाब्दिक मीनिंग ये था कि आपने अपनी अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने से बेहतर जीवन दिया है कि नहीं दिया है। धारणीय क्षमता सर। ठीक है, अगर किसी को याद आ रहा है तो वो वर्ड मेरे को बता दो, क्योंकि मेरे दिमाग में वो आ नहीं रहा है। वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है, उसने पूरा का पूरा इसी चीज पे बेस्ड है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का एक पार्ट है वो, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, वो मेरे को नहीं याद आ रहा तो आप लोगों से मैं कैसे अपेक्षा कर सकता हूं, लेकिन मैंने करवाया हुआ है। तृप्ति होगी यहाँ पे, केतन लास्ट ईयर मैंने करवाया है वो। और एक काम और करना, इकोनॉमी के जितने भी इंडेक्स है ना जो प्रीलिम्स में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, इनमें इंडिया की रैंक पता करना है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में काम आएंगे, ठीक है। ये है गरीब माता पिता है तो बच्चे का गरीब बचपन भी गुजरेगा,
ठीक है। अब जैसे मेरा गुजर रहा है, अब उससे क्या होगा, कुपोषण और निम्न गुणवत्ता का शिकार हो जाएगा, ठीक है। और गुणवत्ता एजुकेशन की क्वालिटी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी ना भाई। उसका परिणाम क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल कमजोर हो जाएगा। अगर ह्यूमन कैपिटल कमजोर हो जाएगा तो यहाँ पे देखो सोशल कैपिटल भी कमजोर रहेगा ना भाई। अगर मेरे अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है तो मैं तो चुगली करूंगा बगल वाले की, इसने क्या किया, इसकी क्या गलती है, ये कैसे कर सकता है। तो मैं ह्यूमन कैपिटल कैसे बन सकता हूँ, मैं तो ह्यूमन कैपिटल ही नहीं बनना तो मैं सोशल कैपिटल कैसे बनूंगा, सोशल रिलेशंस को कैसे साध पाऊंगा। अगर सोशल कैपिटल नहीं बना तो मैं इथिकल कैपिटल कैसे बनूंगा, नहीं बन पाऊंगा। और जब मैं इथिकल वेलबींग का ही डेवलप नहीं कर पाऊंगा तो हम लोग जो स्पिरिचुअल कंट्री की बात करते हैं वो तो हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका इथिक्स का एक डायग्राम पूरा का पूरा। क्या, कमजोर ह्यूमन कैपिटल। हम लोग किस, अभी इसका नया डायग्राम मैं आपको वो कर देता हूं। हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है लेकिन हमारे पास क्या है, पॉवर्टी। और जैसे ही हमारे पास पॉवर्टी है और इस पॉवर्टी का परिणाम क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारा सोशल कैपिटल नहीं बन पाएगा भाई। अगर हम लोगों ने इसको सोशल कैपिटल में नहीं डेवलप किया तो ये हमारा इथिकल कैपिटल कैसे बन पाएगा। और ये इथिकल कैपिटल नहीं बन पाया तो हम लोग डेमोग्राफिक डिजास्टर की ओर चले जाएंगे और फिर ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो, अगर हम लोग कमजोर मानव पूंजी का निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे, निम्न उत्पादकता रहेगी, फिर संसाधनों तक पहुंच नहीं रहेगी और फिर हम गरीब से माता पिता बन जाएंगे फिर से। भाई हमारी औलाद को भी हम लोग ऐसे ही पढ़ाएंगे ना, सरकारी स्कूल में जा बेटा मौज करके आ, 2-4 कूट के आना, बिना कूटे मत आना। तो कौन सा हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल बनाए, हम लोगों ने तो नहीं इस टाइम की बात नहीं कर रहा, वो है मेरे को वो टर्म दिमाग से भी फिसली हुई है, वो लास्ट तक क्लास में आ जाएगी, मेरे को याद, मेरे को पता है, ठीक है। अगला बात कर रहा हूँ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ना आगे एक डायग्राम है वो मैं करवाऊंगा, लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहेंगे किसको, समाज के शोषित और वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाना। और जैसे हम लोगों को सोशल समावेशी विकास का वो आता है हमारे पास क्वेश्चन, तो हमारे पास ये डायग्राम फिक्स हो गया। ले देखिए समावेशी विकास का ओवरऑल टारगेट क्या है कि हम हमारे ह्यूमन कैपिटल को सोशल कैपिटल, इथिकल कैपिटल में बदल पाए ताकि हम एक विकसित देश बना सके। भाई इकोनॉमिक वेलबींग हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा इकोनॉमिक ह्यूमन हम लोगों को नहीं बनाना, हमको वेस्ट ईस्टर्न कंट्रीज का हम लोगों को वो नहीं बनाना कि स्पिरिचुअल ह्यूमन भी नहीं बनाना, हमको मिडिल पाथ लेके चलना है। और वो तब हम बना पाएंगे जब इथिकल कैपिटल हम लोग बना पाएंगे, सोशल कैपिटल को इथिकल कैपिटल, और वो जो इकोनॉमिक कैपिटल भी हो और सोशल कैपिटल भी हो उसको बोलेंगे हम लोग इथिकल कैपिटल एक तरीके से। अगला है समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होना चाहिए, किसको बोलेंगे, उसके पास बेसिक स्ट्रक्चर तो हो ही, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा, लेकिन उसके साथ क्या हो, गुणवत्तापरक रोजगार के अवसर भी हो उसके पास। भाई अगर मैं बात कर रहा हूं कि रोटी कपड़ा मकान मेरे को दे दिया, लेकिन एक गरीबी होती है सापेक्ष गरीबी, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग उस स्थिति में नहीं कि हम खाना भी ना दे सके, अब उस स्थिति से हम आगे आ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हम रोटी कपड़ा मकान तो हम लोगों ने दे दिया है, मूलभूत सुविधा तो हम लोगों ने दे दी है, लेकिन अगर हम उसको रोजगार दे रहे हैं तो उसको गुणवत्तापरक रोजगार का अवसर मिले। उसमें क्या होना चाहिए कि जो कार्य की दशाएं वो भी बेटर होनी चाहिए और जो कार्य की जो वेतनमान है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगला सामाजिक विकास हो कि भाई उसका रोटी कपड़ा मकान दे दिया, उसको अच्छा रोजगार मिल गया, उसके साथ वो समाज की मुख्य धारा में भी शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि वो समाज के वंचित वर्ग है, भाई ये तो कोड़ी है, चमार है, खटीक है, इसको तो हम लोग बातें नहीं करेंगे, खाट पे नहीं बिठाएंगे, XYZ, वो नहीं होना चाहिए। वो हमारे साथ बैठ के बात करे बराबरी के दर्जे पर, समाज की मुख्य धारा में जब भी तो आ पाएगा वो। अगला सभी क्षेत्रों में विकास हो, ओनली सेवा क्षेत्र का विकास ना हो, समावेशी विकास में प्राइमरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हो, बिकॉज
क्योंकि वहां पे हमारी 40% 45% जो पॉपुलेशन है वहां पे वर्किंग है, और लोग कितने काम कर रहे हैं वहां पे, जीडीपी कितना आ रहा है, 19%, 20%। सेकेंडरी में भी हो, सभी ज्योग्राफिकल रीजन पे भी हो कि भाई नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तो हो रहा है, सॉरी साउथ इंडियन कंट्रीज का तो डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल भी अच्छा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज का भी तो, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का भी तो डेवलपमेंट हो भाई। यहाँ पे इनका तो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका भी तो डेवलपमेंट हो, तो रीजनल डिस्पैरिटी को भी हम लोगों को कम करना है समावेशी विकास के। अगला है एनवायरमेंटल। अब यहाँ पे ना कुछ एक चीजें ना एक रट लेना, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये तो लिख के आनी है जहां पे भी आपको वे फॉरवर्ड लिखना हो, क्योंकि ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, पीपल सेंट्रिक अप्रोच। हालांकि हम लोग गवर्नेंस करेंगे तो ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, आगे चले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको मेरे हिसाब से इसके अलावा कुछ करना नहीं है। भाषा हो गई, ये डायग्राम हो, जब 20% कनेक्ट है और सोशल समावेशी विकास का कंप्लीट है। ठीक है, अच्छे से समझा भी दिया है भाई मैंने। आई होप कि एनवायरनमेंट के कुछ डेटा फैक्ट, मल्टीपोर्टी इंडेक्स यूएनडीपी का वो बोलता है कि 20% ऑफ इंडिया मल्टीपोर्टी इंडेक्स के अंदर आती है। इंडिया की 1.2 बिलियन लोग है, विश्व के 85% गरीब सहारा और दक्षिण एशिया देशों में है। ये फैक्ट कहाँ काम आएगा आपका, ये बताओ मेरे को, आईआर में, जहां पे भी ग्लोबल साउथ की बात आ जाए। अगला, गरीबी में 50% गरीब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। इसको बोलते हैं न्यू पॉवर्टी, नई गरीबी। भाई एक बच्चा ही गरीब होगा तो कुपोषित होगा, कुपोषित होगा तो इनकम नहीं होगी, तो वो समस्या कैसे ग्रसित रहेगा। दूसरा, पॉपुलेशन वाले कुछ एक सिद्धांत आपको पता है क्या, माल्थस वाला सिद्धांत, वो नहीं है तो मैं यहाँ करवा देता हूँ, हालांकि मैं वो सोसाइटी में करा देता हूँ, लेकिन ये इकोनॉमिक जो सोशल इकोनॉमी है उसका पार्ट है, माल्थस का सिद्धांत। और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये तो पता है ना आपको कि भाई ऐसे पहले जनसंख्या बढ़ती है और फिर नीचे आती जाती है और फिर स्टेबल हो जाती है। आई होप कि इतना पता होगा, एनसीईआरटी आप सब लोग पढ़ के आए, और माल्थसवाद। तो इन दोनों को अपने को यूज करना है। इससे क्यों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, इस चीज को समझना। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। अब ये मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का ऑलरेडी हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों बन रहे हैं, उसका रीजन वहां पे ये साइकिल काम करेगा। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारी डिमांड ज्यादा है, अगर हमारी डिमांड ज्यादा है तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी हमको। अब करनी पड़ेगी तो हमको रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अधिक देने पड़ेंगे, तो हम लोग फिर क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। अगर उनकी आय बढ़ेगी, ठीक है, आय बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो नेशनल की जीडीपी बढ़ेगी। साइकिल समझ में आया या फिर से समझाऊं? कैसे समझाते हैं सर? यार तुम लोग, फिर से समझाता हूँ भाई, मैं सारी जगह यूज ले लो, तुम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, ऐसे लग नहीं रहा कि मेंस वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इनको यूज करके आना भाई, बिना काम में पढ़ने से कोई मतलब नहीं, इनको यूज करना है यार एग्जाम में। और ये ना, एक भी चीज मैं ऐसी नहीं बता रहा हूँ जिसको यूज नहीं कर सको। आपको जहां पे भी कंटेंट की कमी लगे ना, इन चीजों को डाल के आना, आपका नंबर नहीं कटेगा, आपका नंबर ही बढ़ेगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ उसको, क्योंकि हम लोग बात करने की, हम लोग कोई भी, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट सेम रही ना तो भी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बन रहे हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उस पाथ पे हैं। अब ऐसे समझो, पॉपुलेशन हिंदी में पूरा लिखता हूं, जनसंख्या, जनसंख्या अधिक है, ठीक है,
और मिडिल इनकम हमारा बढ़ता जा रहा है। हाँ कर्मवीर बताओ, कुछ बोलना चाह रहे हो कर्मवीर? क्या मैसेज लिख दो यार, मैसेज लिख दो, मैसेज लिख दो। आप लाइब्रेरी में हो ऑलरेडी, माइक ऑफ करके मैसेज लिख दो, मेरे को स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, हमारी डिमांड, मांग, हमारी मांग अधिक रहेगी। भाई मांग तो बढ़ेगी ना, जनसंख्या, हमारा जो जो मध्य वर्ग है, मध्यम वर्ग का आकार तो बढ़ता जा रहा है। व्हाट्सएप में मैसेज डाल देना यार अगर कुछ भी नहीं तो, ठीक है। अगर मांग बढ़ रही है तो मांग बढ़ रही है तो हमारे क्या करेंगे हम लोग, उद्योगों में मांग बढ़ेगी तो उद्योगों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हमको अधिक रोजगार देने पड़ेंगे, अगर हमको अधिक रोजगार देने पड़ेंगे तो उनके पास आय भी बढ़ेगी। ओके यार अजीत, कल से टाइम से आना यार दोस्त, है ना, क्योंकि फिर ना मेरे को बीच में कनेक्टिविटी टूट जाती, मेरे दिमाग से भी चीजें फिसल जाती। अगर हम लोगों की इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ गई तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई तो हमारे जीडीपी का आकार बढ़ गई। तो ऑलरेडी जीडीपी में हम क्या काम करते हैं, हमारा सेकेंडरी सेक्टर आएगा ना भाई, वहां पे ऑलरेडी जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या कैसी हो जाएगी, रिच जनसंख्या, मतलब ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल में हम उसको बदलने लगे। इकोनॉमी का वो आगे भी करवाने वाला हूं। पॉपुलेशन, डिमांड, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और फैक्ट्री इनकम। अगला देखो, एक पर सोसाइटी में मैं डेटा का यूज करना सिखा रहा हूँ। मेन पर्पज ये है कि डेटा को आप यूज करना सीखो। डेटा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा डेटा मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेटा को वो भी एग्जाम वर्दी यूज, ठीक है। जहां पे भी आप सोसाइटी का क्वेश्चन करो, सोसाइटी में कि भाई अब यहाँ पे बच्चा भी हो सकता है, बाल श्रम भी हो सकता है, महिला सशक्तिकरण भी हो सकता है, यहाँ पे वृद्धों की जनसंख्या भी, कोई भी सोशल समस्या हो, कहीं ना कहीं 1% गरीबी, सर्टेन 0.5%, 0.4%, 0.7%, वो आपके अनुसार बदलते रहना, लेकिन उसको बढ़ावा देगा ही देगा। अगर मैं बात करूं 1% गरीबी बढ़ेगी तो महिला दुर्व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यार ऑब्वियसली बढ़ेगा भाई। 85% गरीब गांव में निवास करते हैं भाई। हाँ, अगला मजेदार चीज ये है, विश्व के 28% गरीब भारत में है अभी भी, जब इंडिया का नेगेटिव दिखाना हो, ठीक है। और जब इंडिया को अमीर दिखाना हो तो बोलना कि भाई 2005 में हमारे 55% गरीब मानते थे, लेकिन रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, वो कहता है कि 45 करोड़ भारतीय हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाले हैं। सोच रहे हो 45% गरीब लोगों को हमने बाहर निकाल दिया मोदी जी ने। 2014 सॉरी 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। मोदी जी ने 45 करोड़ भारतीयों को निकाल दिया, बस ये याद रखो, ठीक है। चलो आगे, अगला है यूएनडीपी का डेटा है। इंडिया का 33% एससी मल्टीपोर्टी इंडेक्स के अनुसार 50% एसटी, इस डेटा को याद रखना और इस डेटा को एसटी वाले डेटा के साथ काउंट कर लेना। इंडिया का 50% ऑफ एसटी, कितने महीना है इधर 50% में आ जाओगे तुम लोग सारे गरीब हो ठीक है। और 27% ओबीसी, इसीलिए मेरी फीस नहीं थी इन मेढ़ाओं ने 50% गरीब होने के कारण। और राहुल सर आप 27% में हो। अगला है
33% ऑफ मुस्लिम मल्टीपोर्ट इंडेक्स में और 33% ऑफ एससी मल्टीपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, इस डेटा को आप कहाँ यूज करोगे? सोसाइटी में। जब भी वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चन आए, जब भी पॉवर्टी के बारे में क्वेश्चन आए, जब भी आपको निबंध में क्वेश्चन लिखना हो और वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में लिखना हो, तो लिखो कि वहां पे 50% ऑफ एसटी मल्टीपोर्टी इंडेक्स के अंदर आता है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। प्रत्येक 5 में से एक बच्चा भारत का गरीब है, वो तो ऑलरेडी हम लोग वहां पे देख चुके हैं। ये पूरे वर्ल्ड का था डेटा भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये इंडिया का है। और ये तेंदुलकर कमेटी और उसका कमेटी का डेटा है, तो आप देख लेना, इसको तो कर ही लोगे, मैं बिना काम की चीजें नहीं करूंगा। अर्बन पॉवर्टी, अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में अति मतलब व्यापक रूप से संपन्न हुई है। एक चीज ध्यान रखना, मैं जो चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, उसके क्वेश्चन अगर एग्जाम आ गया तो फिर मैं प्रचार करूंगा इतनी सी क्लिप काट के। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि भाई नीति आयोग का नीति आयोग कहता है कि हम लोगों एक पार्ट क्या था हमारा कि हम लोग वहां पे बात कर रहे थे, सॉरी, मनरेगा की। सेकेंड ईयर से कौन सी रिपोर्ट है मनरेगा पे? सेकेंड ईयर की कौन सी रिपोर्ट मनरेगा पे है? तुम्हारी तो कल क्लास लूंगा, जो गलत आंसर गलत नहीं है ना, मेरे को सही नहीं आता तो कुछ मत बोलो। सेकेंड रिपोर्ट, सेकेंड ईयर की सेकेंड रिपोर्ट मनरेगा पे है पूरी। ठीक है, वो वहां पे सेकेंड ईयर ने रिकमेंड किया कि अर्बन एरियाज में भी हम लोगों को मनरेगा की जैसी स्कीम चला देनी चाहिए। उसके पीछे का आर्गुमेंट क्या दोगे कि 9% ऑफ गरीब मल्टीपोर्ट इंडेक्स के अनुसार शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। और अर्बन जनसंख्या में 6 में से 1 आदमी गरीब है। ठीक है, इस वाले को तो भूल जाना, गरीबों में बस्ती, अगर कोई बस्ती वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको अलग तरीके से डील करेंगे, क्योंकि बस्ती नगरीकरण वाले उसमें आएगा, वो अर्बनाइजेशन वाले क्वेश्चन में वो आएगा डेटा फैक्ट। तो वहां पे ये डेटा यहाँ का नहीं है, वो ये डेटा वहां काम आएगा कि 35% ऑफ जो स्लम एरियाज है वहां पे वो क्या नहीं है, पेयजल की, सॉरी, उसकी आपूर्ति नहीं है पेयजल की। और दूसरा, कितने परसेंट स्लम एरियाज है इंडिया में? कितनी करोड़ जनसंख्या है? कोई आइडिया कोई दे पाएगा वो डेटा? 140 के आस। अरे 140 करोड़ तो इंडिया की जनसंख्या है यार, ऐसे डाटा मत दो मेरे को। 18 करोड़ के 7 मिलियन, 18 करोड़ के आसपास स्लम एरियाज में निवास करते हैं, मतलब इंडिया के। ठीक है, और वो एक परसेंटेज देख लेना कितना है। ठीक है, दूसरा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है? एवरी सेकंड 2 लोगों को गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। जहां पे भी हेल्थ का क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे ये फैक्ट डालोगे आप। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ये तो अपने को रिपोर्ट रट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी जगह यूज आएगी ऑक्सफैम रिपोर्ट। टॉप 10% के पास 75% धन के पर नियंत्रण है। ये हम लोग बिलियनेयर राज, ब्रिटिश राज से बिलियनेयर राज, ये कीवर्ड बताया ना आप लोगों को, मैंने करवाया था कल। ब्रिटिश राज के पास 21%, 22% धन है। पहले 1% के पास 21% धन था तो अंग्रेजों के टाइम पे, अब 22% धन हो गया है। ये पता है ना आपको? कल ही तो करवाया, अरे भूल जाते हो। ये देखो सर 6% था सर, 6% ब्रिटिश। अरे यार मत बोला करो यार, गलत बोलना बंद, अब बोलना बंद, गलत बोलना नहीं है बस, क्योंकि दिमाग में जाता है गलत डेटा। 1% के पास 6% था 1917 में, 1% के पास 21% था ब्रिटिश राज, बिलियनेयर राज में 1% के पास 22% आ गया। ये डेटा मैंने कल करवाया है, और ये डेटा तो याद रखना है 59 ईयर। ये था यार वो कीवर्ड जो मैं बोल रहा था ना, सोशल मोबिलिटी। उसमें सोशल मोबिलिटी एक कीवर्ड था, वो ये था। अगला टॉप 1% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 50% है। हालांकि डेटा यहाँ पे ये वाला ना कुछ अलग नजरिए से, बस 1% के पास अपने को ध्यान रखना है 22% धन है। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, लॉकडाउन के पास 35% पैसा बटा है। और
गरीबी और असमानता में वृद्धि हुई है लगातार 1991 के बाद। अब 1991 के रिफॉर्म का नेगेटिव हो, 1991 के रिफॉर्म का नेगेटिव हो तो ये पॉइंट काम आएगा आपने क्या कि भाई 1% लोगों के पास 22% पैसा पहुंच गया है और पीएसयू सारे बिक गए जितने प्रॉफिट वाले थे, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव तो हमारे पास बताने को खूब है ना भाई, लेकिन नेगेटिव हमारे ये डेटा काम आएगा। आउट ऑफ बैकवर्ड पॉकेट एक्सपेंडिचर काम आएगा, एग्रीकल्चर का श्रिंक होना काम आएगा वहां पे डेटा फैक्ट में, इंडस्ट्री का स्टेगनेंट होना वहां पे डेटा फैक्ट की तरह काम आएगा। आई होप की चीजें समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी चीज। यार ऐसे लुक मत दिया करो, उससे थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो ना। अगला है सोशल मोबिलिटी। ये जो कीवर्ड मैं बोल रहा था ना कि भाई इंटरजनरेशनल आपने बेटर किया है कि नहीं किया है, कि एक माँ बाप अपने बच्चे को अपने से बेटर लाइफ दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। कीवर्ड आ गए अब सारे, ठीक है, तो ये कर लोगे। अगला सोशल मोबिलिटी, ये बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने सोशल मोबिलिटी समझ, पहले तो सोशल मोबिलिटी समझ में आ गया आप लोगों को क्या है। यार आप गर्दन हिला दिया करो यार, आपस ऐसे कर दिया करो, मेरे को लगे ना ताकि क्लास ले रहे हो, ठीक है। सोशल मोबिलिटी, अगर हम लोगों ने सोशल मोबिलिटी में 10% अगर हम लोगों ने ग्रोथ कर दी तो ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया की इकोनॉमी को 5% और ग्रोथ कर सकते हैं 2030 तक ग्लोबल इकोनॉमी को। और सोशल मोबिलिटी कैसे सही होगी, जब हम लोग वर्तमान की जो लाइफ स्टाइल है, जो गरीबों की लाइफ स्टाइल है या उनके बच्चों को वेलफेयर, जो कल्याणकारी राज्य के उदाहरण है, ये पॉइंट कहाँ काम आएगा, जहां पे भी आपको वेलफेयर मेजर ले रहे हैं स्टेट। भाई जैसे राजस्थान सरकार है, अब राजस्थान सरकार बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चला रही है, वहां पे आपके ये आर्गुमेंट काम आएगा कि राज्य अपना राजकोषीय वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर आपको पॉजिटिव आर्गुमेंट देना हो तो ये एक खतरनाक आर्गुमेंट हो सकता है कि अगर हम लोगों को सोशल मोबिलिटी बेटर करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर जो एक्सपेंडिचर है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा, भले से हमारा फिजिकल स्पेस कम होता जाए, ये राजकोषीय घाटा बढ़ता जाए, और उसका परिणाम हमको क्या करेगा कि हम लोग हमारी जो इंटरजनरेशनल पॉवर्टी है उसको कम कर सकते हैं। इससे कनेक्ट कर पा रहे हो पॉइंट। अगला बात करते हैं कुछ एक पॉलिसी पैरालिसिस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। पॉलिसी पैरालिसिस वर्सेस इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस। देखो एक दो जगह पैरालिसिस हो सकता है, एक तो मैं पॉलिसी बनाऊं, पॉलिसी नहीं बना पा रहा हूं, नीति 3 साल से बना रहा हूं, 3 साल से हम लोग लॉजिस्टिक पॉलिसी बना रहे थे, 4 साल बाद हम लोगों ने पास की, ये तो हो गया पॉलिसी पैरालिसिस। लेकिन इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी, एनएचआरसी को सॉरी क्या नाम था उसका, पिनाकी घोष क्या था, पिनाकी घोष बनाया, लोकपाल हम लोगों ने कब एक्ट पास किया था, लेकिन उसका दिक्कत कहां आया, उसको इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस आ गया। तो हमको पॉलिसी पैरालिसिस को तो समस्या का समाधान करना ही है, हमको इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस का भी समाधान करना है, मतलब क्रियान्वयन पंगुता और नीतिगत पंगुता दोनों को लेवल पर हमको समाधान करना पड़ेगा। ये आपका कीवर्ड हो गया, कहाँ का कंक्लूजन का, कोई भी आपका वो आता है ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कीम आती है, वहां पे चैलेंजेस क्या काम आएगा कि पॉलिसी पैरालिसिस है। हर एक पॉलिसी में यही इशू रहेगा सेम, उस पर अपने फैक्ट दे देना। समझ पा रहे हो मेरी बातें या ऊपर से जा रही ठीक है। अगला है बहुपीढ़ी कार्यबल, ये तो इंटरजनरेशनल वर्क फोर्स है, ये इंटरजनरेशन वर्क फोर्स कि भाई दादा भी काम कर रहा है, बेटा भी काम कर रहा है, पोता भी काम कर रहा है। अब जैसे अंकुर है, ठीक है, इसका बेटा भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, ये खुद भी आईएएस की तैयारी कर रहा है, इसके पापा ने भी आईएएस की तैयारी की थी, देख रहे हो। तो ये इंटरजनरेशन वर्क फोर्स है आईएएस की तैयारी करने में। अगला न्यू पुअर, न्यू पुअर तो मैंने आपको समझाया था ना कुछ देर पहले, न्यू पुअर वाला कंसेप्ट ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। एक लर्निंग पॉवर्टी एक कंसेप्ट है, पता है ना लर्निंग पॉवर्टी क्या होता है, एजुकेशन से रिलेटेड। हालांकि मैं एजुकेशन में वो करवाऊंगा लर्निंग पॉवर्टी, लेकिन 10 साल का बच्चा अगर लिख और पढ़ नहीं सकता तो उसको बोलते हैं लर्निंग पॉवर्टी। और लर्निंग पॉवर्टी किससे जुड़ी हुई है, ह्यूमन कैपिटल से। अगला है इकोनॉमिक ग्रोथ से सोशल मोबिलिटी, ये वही वाला पॉइंट है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं,
सर्टेन एरियाज का। हम क्या सोच रहे हैं कि भाई इसका ट्रिकल डाउन होगा और दूसरे एरियाज को अगर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो एग्रीकल्चर को अपने आप बढ़ावा मिल जाएगा। वो क्या करें, ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट। अब उस ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट से क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ से हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, हम लोग 8% हम लोग ग्रोथ मान के चल रहे हैं कि हम लोगों को 8% ग्रोथ लेके चलनी है। इसका इम्पैक्ट क्या मान रहे हैं, उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट क्या मान के चल रहे हैं कि हम लोग सोशल मोबिलिटी को बेटर कर पाएंगे। जैसे ही हम लोगों ने सोशल मोबिलिटी को बेटर किया, हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे वो ये वाली लाइन कि भाई सोशल मोबिलिटी को हम लोगों ने जैसे बेटर किया, हम लोग क्या कर पाएंगे कि अगर 10% सोशल मोबिलिटी बेटर कर सकते हो, 5% हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट ऑलरेडी साइकिल बन जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या होगा, सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर से ये साइकिल बन जाएगा एक तरीके से। हाँ, मेरे को लग रहा है ये डेटा इफेक्ट आज भी नहीं होगा, मेरे को ज्यादा समझाने में टाइम लग रहा है। थोड़ा खींच दूं क्या जल्दी जल्दी, या ऐसे इतना इसी पेज से चलने दूं? कोई रिव्यू भी नहीं देना चाहता यार, बोर हो गया दिखते हैं। हाँ जल्दी जल्दी सर। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी खींचते हैं। ठीक है, सोशल मोबिलिटी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। गरीबी का संस्कृतिकरण, संस्कृति का गरीबी, ये समझ लेना थोड़ा सा बेसिक है। मौद्रिक गरीबी, बहुआयामी गरीबी, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी वर्सेस इनकम पॉवर्टी, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये हमको कहाँ जरूरत पड़ेगी, इंडिया को हम लोग इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉवर्टी से हम लोग आगे बढ़ के मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की ओर जा रहे हैं और उसको हमको बेटर करना है। अगला, हमारा ग्रोथ कैसा है, अर्बन सेंट्रिक एंड सर्विस बेस्ड ग्रोथ है हमारा। अर्बन सेंट्रिक सर्विस बेस्ड ग्रोथ है। हम लोगों को इसको कहाँ लेके जाना है, डाइवर्सिफाई ग्रोथ लेके जाना है। रूरल एरियाज में भी इस ग्रोथ को लेके जाना है और दूसरी ओर हमको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की ओर भी हम लोगों को इस ग्रोथ को लेके जाना है। अगला, कॉस्टली पॉवर्टी, गरीबी का महंगाईकरण। क्या हो रहा है, गरीबी का महंगाईकरण कैसे होगा, कोई समझा सकता है? कुछ तो आइडिया लगाओ यार। सर महंगाई की वजह से गरीबी बढ़ गई सर। ठीक है, संख्यात्मक गरीबी में गरीबी की तीव्रता का मापन, ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो यार, खत्म। क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये कीवर्ड यूज करना है। 2016 का इकोनॉमिक सर्वे, 2016 इकोनॉमिक सर्वे यूबीआई की बात करता है। और यूबीआई क्या है, किसान, जो किसान सम्मान निधि है 6,000 रुपए, क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जो ई-रुपए से हम लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या है, यूनिवर्सल बेसिक उसका पार्ट है। और उसने बोला था कि हम लोगों को इकोनॉमिक सर्वे तब शायद कौन तैयार करता था, उसका नाम भूल जाता हूँ। रूअर्बन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, आत्मा गांव की सुविधा शहर की, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसको छोड़ दो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का डायग्राम नहीं। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम चिपका के आना है। 2016 में ये क्वेश्चन आया, उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आया। 2016 में ये क्वेश्चन आया था जब हम लोग, मोदी जी ने जनधन योजना चलाई थी और देश भर में उसका प्रचार किया था और बहुत सारे लोगों को पैसा बांटा था। 16 लाख 15 लाख जिस सबके खाते में आए थे, तब की योजना है। ठीक है, हालांकि इसमें खाते में लोगों के पैसा नहीं है, लेकिन वित्तीय से देखो, कोई भी डायग्राम ना डिफरेंट टाइप के डायग्राम आपको यूज करने हैं। अभी मैं इकोनॉमी के करवा रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमी में ना ये माइक्रो डायग्राम की तरह काम करेगा। ठीक है, ये वित्तीय समावेशन का भी डायग्राम चल जाएगा। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन तो है ही, ये सामाजिक समावेशन में भी ये सेम डायग्राम बन जाएगा। सामाजिक मुख्य धारा के संस्थागत वित्त सुविधाएं, एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, उनका बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच, लोन की और जनधन आधार मोबाइल की। सामाजिक सुरक्षा दो उनको, डीबीटी दो, पेंशन दो और बीमा दो। गुणवत्तापरक सेवा के उनका उपयोग भी करे, सुरक्षित हो और एजुकेशन दो, और सभी वर्गों के तक उसकी पहुंच हो। समझ पाए हो इस डायग्राम को? ले देखिए, इसको ऐसे समझो, मुख्य धारा के जो भी वित्तीय सेवा प्रदाता है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस, अब वो क्या करेंगे, हाँ, बाद में डील करते हैं चीजों का ना। मुख्य धारा के जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी पहुंच समाज के सबसे सुभेद्य वर्गों तक हो। ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन, संस्थागत वित्तीय सेवा प्रदाताओं की समाज के वंचित वर्गों तक पहुंच।
ठीक है, लेकिन वो पहुंच किस किस चीज की, सवाल ये भी तो है, समाज की बैंकिंग फैसिलिटीज की, बैंक लोन हो, जनधन आधार मोबाइल हो, सोशल सिक्योरिटी की हो और गुणवत्तापरक सेवाओं की। ठीक है, अगला चलता हूं। तो इस तरीके से वित्तीय समावेशन, बजट और इकोनॉमी का बेसिक पार्ट, बेसिक इकोनॉमी, तीनों के डेटा फैक्ट कंप्लीट है मेरे एंड से। आई होप कि इतना क्लियर होगा। इसके अलावा तो कुछ डेटा फैक्ट नहीं होगा, कुछ करना भी मत, ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना करके चले जाओगे, इतने कीवर्ड कर जाओगे, इतने जितने मैं डायमेंशन बता रहा हूँ इतने अगर छाप के आ गए तुम्हारे नंबर नहीं रुकेंगे। हाँ, तो मैं अगला है हमारा एग्रीकल्चर, को हम लोग बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोग करेंगे उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ऑलरेडी 1991 के रिफॉर्म हम लोग देख चुके हैं, इस पार्ट को देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वाला है औद्योगिक नीति, बुनियादी ढांचा और निवेश मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट अब हम लोग डील करेंगे। तो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे से मैंने उसको किया हुआ है। एक तो एनआईपी और एनएमपी, इसको अच्छे से देख लेना भाई। मैं 365 रोज जहाँ पे भी आपका सोर्स हो वो कर लेना। अगला है 5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का उसमें रोल। ठीक है, HDFL ITO चैलेंज उसका हाँ बता रहा हूँ अभी, पोर्ट बेस्ड और रोड बेस्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अगला लॉजिस्टिक पॉलिसी अच्छे से कर जाना, और अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये 5 टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना, जहां से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को 5 टॉपिक करवाने थे, वो मैं करवा चुका हूँ, क्योंकि पहला वाला जो सेक्टर है ना उसमें थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इस डेटा फैक्ट को जिस तरीके से मैंने सोचना सिखाया उससे आपके क्वेश्चन का एक एक पार्ट डील हो जाएगा। भले से आप कोई सा भी क्वेश्चन मेरे पास ऑफिस में लेके आ जाना, मैं आपको डील करना सिखा दूंगा। ठीक है, आगे चले, अगली बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो 2 मिनट का गैप ले लूं मैं यार, सांस ले लेता हूं, क्योंकि हम लोगों को क्लास तो थोड़ी लंबी लेनी है, थोड़ी लंबी चलेगी यार, 10:30 तक क्लास चलेगी आज। ठीक है, आप लोग पानी वानी पी लो, 2 मिनट, 9:55 में हम लोग फिर से शुरू करेंगे। 2 मिनट का गैप ले लो आप लोग। कार्यक्रम 1 मिनट का ही ले लेता हूँ मैं, ज्यादा ले लूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि ज्यादा गैप ले रहे हो। तो समझ में आ रहा है ना भाई? राहुल सर, संदीप सर। यस सर, शुरू करो। सीनियर सर, सही चल रहा है ना? तो शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ की, सार्वजनिक क्षेत्र कर रहा है 65% इन्वेस्टमेंट और निजी क्षेत्र की भागीदारी ओनली 35% की। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है अभी का। ठीक है, लेकिन हमको जरूरत कितनी है? 100 लाख करोड़ रुपए की नेक्स्ट 5 ईयर में, और किसके थ्रू? एनआईपी के थ्रू। ये हमारा बेसिक डेटा है, ये आपको जहां पे भी चेक ना हो चेक दे। जरूरत है यहाँ से परिवहन से, एक एक चीज को हम लोग माइक्रो लेवल पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला बात करते हैं परिवहन की। 4.5% ऑफ जीडीपी में योगदान है परिवहन क्षेत्र का। रोड सेक्टर देखो, अब इसको रिप्रेजेंट करना है वही सेम।
66% रोड परिवहन का योगदान, 30% किसका, रेल का है। यहाँ पे रोल लिखा हुआ, रेल देख लेना भाई, ठीक है। पोर्ट का और वाटरवेज का, इनलैंड और का है 12%, ठीक है। ये डेटा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे 25 से 30% ही रोड है, जबकि हमारे यहाँ, कैमरा तो ऑन कर लो यार, दिख नहीं रहे मेरे को, ऐसे लग रहा है मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगला अगर मैं रेल की बात करूं तो हमारे पास 30% ही योगदान है, ग्लोबल इसका 50 से 55% तक योगदान है। पोर्ट इनलैंड वाटरवे की बात करूं तो हमारा 2% ही है इनलैंड वाटरवे। कितने इनलैंड वाटरवे है हमारे? अगर इनलैंड वाटरवे पे क्वेश्चन आ गया पूरा, तो ये सारणी बनेगी कि नहीं बनेगी? लॉजिस्टिक पॉलिसी क्वेश्चन आ गया तो ये सारणी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तरीके से वो है सदाबहार माल, जिसको जहां पे चिपकाना हो जिंदाबाद है। यात्री परिवहन इंडिया का 85% सड़क से चलता है। भाई हमारे पास तो सड़क की और क्या है, ठीक है। लेकिन ग्लोबल की और 15% रेल पे चलता है, जबकि वर्ल्ड का ओनली 25% ही रोड पे निर्भर है, ठीक है। अगला, कुल कार्बन उत्सर्जन में 14% के आसपास किसका योगदान है? परिवहन का। अगर हम लोगों ने ई व्हीकल को अपनाया तो 35% तक इसमें कमी ला सकते हैं, और ये किसकी रिपोर्ट है? नीति आयोग की। कहाँ काम आएगा? ई व्हीकल में काम आएगा। कहाँ काम आएगा? लॉजिस्टिक पॉलिसी में काम आएगा ये डेटा, ये लाइन। और कहाँ काम आ सकती है? हाइड्रोजन वाला ईंधन हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, तो हर जगह ये काम आ जाएगी आपकी ये डेटा। क्या ये टारगेट जीरो टारगेट सर, नेट जीरो टारगेट 60 टारगेट है यार, अब उनको हम आगे करेंगे। अभी तो एनवायरनमेंट में भी तो कुछ करेंगे ना, यहाँ पे तो इतना ही काम आएगा बस, ठीक है। 60 टारगेट करवा दो बस, अगर जब बोल ही दिया तो पूरा अच्छे से करवाओ, नहीं करवाना ठीक है, चलो बाद में करते हैं, ठीक है। अब एक एक सेक्टर को लेके चलूंगा मैं, जैसे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर उन्होंने रेलवे पूछ लिया, इस बार पोर्ट लेड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, या फिर सड़क पूछेगा। वायुयान में ऑलरेडी वो पूछ चुका है, उड़ान को 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो उसके चांस कम है, लेकिन इन दोनों के काफी अच्छे चांस है। अगला देखो, सड़क क्षेत्र सेकंड सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड का, यूएस के बाद। फर्स्ट माइल और थर्ड माइल कनेक्टिविटी में इसका कोई विकल्प है ही नहीं। अगला, कोस्ट देखो, ये वाला डायग्राम पक्का रट लेना, पक्का लोकल डायग्राम है। अगर मैं कोस्ट की बात करूं लागत की, 1 टन प्रति किमी के हिसाब से, तो 2 रुपए और 2.5 रुपए लगता है किसका? रेल। 2.5 रुपीज, 1.3 रुपीज लगता है किसका? रेल पे, और 1 रुपया लगता है किस पे? जल पे। जल परिवहन का। तो किस पे हमको जाने की जरूरत है? इनलैंड वाटरवे। पर दिक्कत पता है क्या है? हम लोग रोड तो बना देते हैं लेकिन उसके मेंटेनेंस नहीं करवाते भाई, ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का वो है कि अमेरिका डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि उसके सड़क अच्छे है ना, ये किसी का वो कोटेशन। और इंडिया का जो 5% एक्सपेंडिचर है ना, ओनली वो मेंटेनेंस पे जाता है। 95% तो हम नए सड़क बनाते हैं, जबकि यूएस 48% एक्सपेंडिचर करता है। तो जहां पे भी रोड का बात आ जाए, और हम री गिफ्ट की बात करें, GIFT, इस फंड वाले की, और फंड वाले में हम बात करेंगे, हम लोग 5% किस पे बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे काम आएगा? फंड में ही ये काम आ जाएगा कि कॉस्ट ज्यादा है सड़क की, नेगेटिव में। अगला ये किस में आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे पास 2% ही नेशनल हाईवे है, ठीक है, और उसमें 40% ट्रैफिक है।
अब हम लोगों ने नई योजना बनाई, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, वो है हमारी भारतमाला। उसमें हमारा कितना इन्वेस्टमेंट का टारगेट है? अभी दिल्ली मुंबई का हम लोगों ने पहला चरण शुरू किया लालसोट तक, दिल्ली से लालसोट तक का, तो उसमें उसका हम लोगों का कितना टारगेट है? और उसमें हमारा एक टारगेट भी है कि हम लोग कितने जिलों को जोड़ेंगे, 534 जिलों को जोड़ेंगे हम लोग। उसमें हम लोग मेरे हिसाब से 84,000 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें 10,000 करोड़ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और उस ये सड़क लिखा ना हम लोगों ने, रोड बेस्ड डेवलपमेंट, उसमें भारतमाला को जोड़ लेना भाई। अगला है सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट, नुकसान। अब बात करते हैं कि भाई रोड सेक्टर में दिक्कत क्या है दूसरी, ठीक है। ज्योग्राफिकल तो आपको पता ही क्या टेंशन है कि भाई डिफरेंट टेरेन है और उसमें डेवलपमेंट करने में इशू आता है। रेगुलेटरी बेस हम लोग आगे कर लेंगे जब जैसे इसको लोग वो करेंगे। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट, ये वाला कहाँ चला गया, कौन से में आएगा? रेगुलेटरी में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, कौन से में आएगा देख लेना है, ठीक है। अगला 1% वाहन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है? 11% मौत के लिए जिम्मेदार है। रोड बेस्ड सेफ्टी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं, और 3% ऑफ जीडीपी का नुकसान। समझ गए मेरी बात? अगला रेलवे आ गया भाई। सड़क कितनी थी? ये कहता है कि 1000 व्यक्तियों पर 50 वाहन है, जबकि वर्ल्ड के 250 वाहन है। हमारे तो 1000 लोगों पर 50 ही गाड़ियां हैं हमारे पास, लेकिन वर्ल्ड में कितनी है एवरेज? 250। अगला रेलवे नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार देख लो कि फोर्स सबसे बड़ा है, 65,000 किलोमीटर का नेटवर्क है, और सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है गवर्नमेंट सेक्टर का। दक्षता क्या है कि सड़क से तो हमको पता है कि भाई सड़क का कितना लगता है, 2.5 रुपया, इसका कितना लगता है, 1.3 रुपया, ठीक है, तो दक्ष हो गया ना भाई। दूसरा क्या है? यात्री माल में रेलवे से 12 गुना अधिक दक्ष है कि उसका कॉस्ट और कम होता है। कर ली 2016 से 2020 के दौरान। और फ्रिगेट की भागीदारी मतलब माल का परिवहन का 45% करना हमारा टारगेट है। रेलवे को थोड़ा कम स्पीड में लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसके चांसेस थोड़े कम है। पता क्यों? क्योंकि सबसे छोटा मुर्गा वही है। डीआरएम तो क्यों लेगा अपनी जिम्मेदारी, बोलेगा ना। स्टेशन मास्टर क्यों लेगा अपनी जिम्मेदारी? सबसे नीचे का आदमी वही है, तो इसलिए 85% उसी की जिम्मेदारी है। तो रेलवे का ड्राइवर मत बनना, सीखी बात ये। तो पास हो जाना इस बार, ठीक है। अगला 13,000 रेलगाड़ी और 8,000 मालगाड़ी प्रतिदिन चलती है। 14% यात्री और 33% माल परिवहन के लिए रेलवे जिम्मेदार है। इंडिया का जो रेल है उसकी जो गति है वो है अभी हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की और 26 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ी की, ठीक है। 52% हम लोग इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी कर चुके हैं, और 1 रुपए के निवेश से 2.5 रुपए का फायदा मिलता है अपने को। अगर हम रेलवे में 1 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका इकोनॉमी को 2.5 रुपए का फायदा मिलता है, आउटपुट आता है। अगला है जल परिवहन, जो कि इंपोर्टेंट है। 7511 किलोमीटर की तटरेखा है, 14,000 किलोमीटर की नौवहन योग्य मतलब वाटरवे है हमारे, 12 बड़े बंदरगाह है हमारे पास, 200 छोटे बंदरगाह है। कुल भारत का 95% भार का 95% और वैल्यू का 70% जल भार द्वारा व्यापार किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है। और 2030 तक सभी बंदरगाहों को हमको विकसित करना है और आत्मनिर्भर बनना है। वायु परिवहन थोड़ा सा देख लो, 7वां सबसे बड़ा बाजार है। 2024 तक हम लोग 4th सबसे बड़े हो जाएंगे, और 3rd सबसे बड़ा बाजार है घरेलू बाजार के अनुसार वर्ल्ड का हम लोग, ठीक है। ओवरऑल 7th है, घरेलू मार्केट के आधार पर 3rd है, और 2024 में हम लोग ओवरऑल भी 4th स्थान पर आ जाएंगे भाई, हमारी ये टारगेट है। लॉजिस्टिक क्षेत्र, ये डेटा अपने आप में मजेदार डेटा है। हमारी कॉस्ट कितनी है? 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट है। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है पता है क्या? ये नहीं बताऊंगा भाई मैं, भले से तुम पढ़ो मत पढ़ो जो भी करो, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। जीडीपी का 14% हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यूएस का 9% और जर्मनी का 8%। हमारा टारगेट है कि जैसे देखो जहां पे भी HDFLITO इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अरे यार कितना बड़ा हुआ बन गया।
जैसे ही आई पे जाएंगे हमारा ये काम आएगा कि हमारा लॉजिस्टिक कोड 14% है और हमको इसको कितना लाना है, कितना लाना है, 9% हमारा टारगेट है। और इसके लिए हम लोग कौन सी पॉलिसी चलाएं, लॉजिस्टिक पॉलिसी। जैसे और एक पॉलिसी का मैंने फ्रेमवर्क बनाया था कि पॉलिसी आती है तो क्या होता है, कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी लॉ आता है, कोई भी एक्ट आता है, उसके सर्टेन कंपोनेंट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये बोले कि लॉजिस्टिक सेक्टर की अगर कॉस्ट 10% कम होती है ना तो एक्सपोर्ट में 8% तक की ग्रोथ हो सकती है। अब बात करते हैं निर्माण क्षेत्र की। 10% जीडीपी में योगदान है, 5% रियल एस्टेट के द्वारा उसमें योगदान दिया जाता है और 1 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक। हाँ, अगला है कुछ एक कीवर्ड। अब देखो कुछ एक एक्रोनिम्स है, कुछ एक कीवर्ड्स है, जितने भी सारी चीजें थी यही सोल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये वे फॉरवर्ड है, इसको समझना, किसको, FIRST, फर्स्ट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 एक्रोनिम्स याद रखने हैं, एक तो इंपोर्टेंस, एक चैलेंजेस और एक वे फॉरवर्ड, ठीक है। वे फॉरवर्ड का समझो, फर्स्ट फ्यूचर रेडी होना चाहिए हमारा। दूसरा, ये मोदी जी का डायलॉग है, मेरा नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटेलिजेंट होना चाहिए। तीसरा कौन है, रिजिलेंट होना चाहिए। और चौथा सस्टेनेबल होना चाहिए। अगला ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए। बोले मोदी जी जिंदाबाद, इसको बना लेना। पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट ऑलरेडी करा चुका हूँ। इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी आपको पता ही है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच, ये आपको पता ही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच पता है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच पता है कि नहीं पता है, ठीक है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। जितने भी हम लोग नए हाई बना रहे हैं, जितनी भी उनकी लाइटें हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला लास्ट माइल कनेक्टिविटी, फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल आएगा, उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी कीवर्ड है। ये तो छोड़ो, इसको तो मल्टी मॉडल कल्चर को अपनाना। मल्टी मॉडल का अपने देखिए, इनलैंड वाटर वे भी हो, रेलवे, रोड, डेवलप करना, हीरा के वे और एरो। ये मोदी जी का डायलॉग है भाई, मेरा नहीं है। फिर वो चाहते हैं कि कैसा बनाओ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसा बनाओ, कि भाई विश्वसनीय हो, सुरक्षित। तो मोदी जी का डायलॉग है, तो आपने को यही बनाना है। 21वीं सदी का फर्स्ट। और प्रॉब्लम रिगिफ्ट ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। रेगुलेटरी, रेगुलेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तीसरा जो टेक्नोलॉजी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है सब में इसको यूज करने के लिए एक बार सब में कोशिश करना इम्प्लीमेंट करने की। ये लगता है, और लगने के बाद मैं क्या करता हूँ, पहले पूरा सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, उसके बाद उसको और ये लगा है सब में, तभी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगला, अगर मैं बात करूं आवासन की, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने इस बार लगवाया है आपको हाउसिंग वाले सेक्टर की, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कासा ITS, मतलब कनेक्टिविटी अच्छी हो उसकी, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, तीसरा सेफ हो, बेसिक एमिनिटीज कंप्लीट करता हो, इंक्लूसिव हो, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिजिलेंट हो और सस्टेनेबल हो। इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम है, ECBC, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, और कौन से ग्रह रेटिंग, 3-4 रेटिंग ऑलरेडी वहां से कनेक्ट कर लेना एनवायरमेंट की। याद होगा आपको, इसलिए मैंने इनका नाम ले दिया, नहीं लिया तो आप लिख लेना भाई, ये तो आपको पता ही होगा। रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी, शहरी जनसंख्या 11%, वैश्विक शहरी जनसंख्या के 11% इंडिया में रहता है। इंडिया का 31% के आसपास शहरों में रहता है, उसका वो 63% GDP में योगदान देता है।
2030 तक 40% जनसंख्या हमारी शहरों में चली जाएगी, 75% ऑफ जीडीपी में चली जाएंगे। हमने अभी एक कीवर्ड सुना था, अर्बन बेस, अर्बन एंड सर्विस बेस्ड डेवलपमेंट, अर्बन ओरिएंटेड सर्विस बेस्ड डेवलपमेंट, ये कीवर्ड था, याद है ना? अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। तो वो 40% जनसंख्या हमारी शहरों में होगी, इसको देख लेना। अब आ गए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में और रोजगार के डेटा फैक्ट कुछ। तो कितने पेज बच रहे हैं अभी हम लोग 50% पे पहुंचे, लेकिन अभी ना ये वाला छोटे छोटे हैं थोड़े एक्चुअली, जैसे ये पेज है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर वाला हम लोग कल करेंगे भाई, आज हम लोग बाकी सारे सेक्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है? इसको तो कंप्लीट करते हैं, बाकी एग्रीकल्चर का कल कंप्लीट करके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एग्रीकल्चर के एक्रोनिम्स में कल करवा दूंगा, ठीक है? रिगिफ्ट और एचडीएफएल आईटीओ बेसिक इकोनॉमी के दो एक्रोनिम्स है, एक और है CEEAR, तो वो मैं कल करवा दूंगा, वो मेरे दिमाग से अभी भी निकला हुआ है, उसको मैं कल करवा दूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है उसका। एक तो कनेक्टिविटी है, एक एम्प्लॉयमेंट है, एक इकोनॉमी है, फिर अफोर्डेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, और एक आर और रिजिलेंट या करके भी रोजगार। 28% उद्योग हमारा रोजगार में बढ़ा है, इसको 28% जीडीपी, कितने लोग काम कर रहे हैं? 8%। कितने लोग परसेंट जीडीपी है? बॉम्ब काम कर रहे हैं 20%। कितने परसेंट जीडीपी है? 19%। कितने लोग काम कर रहे हैं? 45%। बना दिया ना? ऐसे बना लेना भाई, ठीक है? ग्रोथ रेट 11.8% है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट कितनी है? 12.5%, ठीक है? विनिर्माण क्षेत्र औद्योगिक जीडीपी का 60% मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जीवीए में 16% इसका योगदान है। ये याद रखना भाई, मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन आएगा, एमएसएमई का क्वेश्चन आएगा, रिलैक्स मत हो जाओ। मेरे को लग रहा है मेरे को इम्प्लीमेंटेशन में सिखाना पड़ेगा, डेटा रटाने का कोई मतलब मिल नहीं रहा मेरे को लग रहा है। तो भागता रहूं कि चलता रहूं? अब देखो इस चीज को समझो, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि आपको ना एक डेटा याद रहेगा, ठीक है? लेकिन उस डेटा को कोशिश करना जहाँ पे भी आपके एस्पेक्ट वहां पे आए ना, जैसे कि आप अगर बात कर रहे हो सर्विस सेक्टर की, जैसे आप सर्विस सेक्टर पे बात करो, सर्विस सेक्टर का कोई भी क्वेश्चन है, आपको जीडीपी में हिस्सेदारी उसकी पता होना चाहिए, रोजगार कितना है, उसका निर्यात में कितनी हिस्सेदारी है, आपको डिफरेंट डायमेंशन आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे ये डेटा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का डेटा एक जगह मिल गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आपका कहाँ काम आएगा? जहाँ पे आप सेकेंडरी सेक्टर की बात करोगे, जहाँ पे आप सेकेंडरी सेक्टर के प्रॉब्लम्स की बात करोगे और उनके सॉल्यूशंस की बात करोगे, तो वहां पे डेटा काम आएगा कि भाई 50% रोजगार प्रदाता है। जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम लेना है कि वहां अपना एक पोटेंशियल क्षेत्र है, वो 15% रोजगार को बढ़ावा दे रहा है और उसमें कैपेसिटी है कि वो और लोगों को रोजगार दे सकता है। सबसे बड़ा, पांचवा सबसे बड़ा विनिर्माण भारत में है, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार इंडिया सेकंड सबसे सुरक्षित निवेश है, चाइना +1 कीवर्ड है ना, चाइना +1। हमारा टारगेट क्या है? 2025 तक 25% हम शहर पे कब्जा कर ले और 100 मिलियन रोजगार ला दे भाई। एमएसएमई की बात बहुत ज्यादा डाटा फैक्ट करा रहा हूँ, मेरे को पता है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि आपके पास टाइम कम है और आपने पहले तैयार किया नहीं है, ठीक है? मेरे लिए तो ओवरबर्डन है, ओवरडूइंग वर्क है। ओवरडूइंग डेमोक्रेसी के बारे में पता है ना आपको? किसकी बुक थी वो? छोड़ो यार, देखा तो है नहीं आप लोगों ने। 30% जीडीपी सेवा और विनिर्माण क्षेत्र से आती है। अगला एमएसएमई का 45% विनिर्माण में योगदान देते हैं, 45% निर्यात में योगदान देते हैं। अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहां पे एमएसएमई को डालना है आपको, क्योंकि 45% योगदान दे रहा है।
अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट की, तो एमएसएमई को इंक्लूड करना है क्योंकि 45% योगदान दे रहा है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो तो 80% रोजगार प्रदाता है, जबकि 20% इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें। अगली बात 99% माइक्रो है, 94% असंगठित है। ये इसकी चैलेंजेस है, माइक्रो है, असंगठित है, ड्वार्फिज्म, एमएसएमई ड्वार्फिज्म की वर्ड था, उसको याद रख लेना। 55% गांव में है और समावेशी विकास का एक आधार है। जब भी हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे 45% लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 80% लोगों को रोजगार में दे रहा है, 45% निर्यात में कर रहा है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला फार्मेसी। फार्मेसी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों चुके कितने लोगों को, एक तो गाम्बिया में निपटाया कुछ लोगों को, एक कजाकिस्तान में निपटाया कुछ लोगों को, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। इस बार थर्ड सबसे बड़ा आयातक है, मूल्य के मामले में 14 है, जेनेरिक दवा 20%, इसको ग्लोबल फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, और कुल फार्मा का 70% दवा निर्यात में हम लोग। एपीआई पे आज ही एक आर्टिकल आया है जागरण में, और हम लोग बोल रहे हैं कि 25% जो एपीआई है हम लोग सेल्फ मेड बनाने लगे हैं। ठीक है, तो चाइना पे डिपेंडेंसी उसको कम करने के लिए प्रयास आत्मनिर्भर भारत में उसको चेप देना। ग्लोबल फैक्ट्री कौन है? चाइना। और ग्लोबल ऑफिस कौन है? इंडिया। मस्त कीवर्ड है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्लोबल फैक्ट्री है चाइना, लेकिन चाइना +1 में हम लोग मजे लेने की फिराक में हैं। अगला, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट विश्व का सबसे बड़े मार्केटों में से एक है, सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है। 2025 से 2025 तक तो हम $200 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। जीडीपी का 2.5% योगदान अकेला ये क्षेत्र देता है। कुल आवश्यकता 60% हम लोग आयात करते हैं, और ग्रोथ रेट में इसकी ग्रोथ देखो $200 बिलियन हो जाएगी 2025 में। इसको ऐसे दिखाना, 2014, और इसमें कितना है? $30 बिलियन। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे, कब? 2025, ये कितना हो जाएगा? $200 बिलियन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। ऑटोमोबाइल 7% ऑफ जीडीपी का योगदान देते हैं, 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। और ट्रैक्टर और दो पहिया वाहन है ना, और 3 पहिया वाहन, उसके सबसे बड़े वो है, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है हम लोग, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग जाता है, 10% निर्यात भागीदारी है। टोटल एक्सपोर्ट का 10% हमारा क्या करता है? निर्यात करता है। कौन? फूड प्रोसेसिंग। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2% ऑफ जीडीपी, 15% ऑफ एक्सपोर्ट का भागीदार है, और सेकंड सबसे बड़ा फाइबर उत्पादक है भारत। लेदर छोड़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा, लेकिन देख लो 90% कृत्रिम वो है। सेकंड सबसे बड़ा निर्यातक है, और 30% महिला कामगार है वहाँ पे। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की बात करो, 50% ऑफ जीडीपी में हम लोग भागीदार है, 90% रोजगार ये देता है अनौपचारिक क्षेत्र, और 80% असंगठित क्षेत्र के लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगली बात करते हैं फॉर्मल। एक तो फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, दूसरा अनौपचारिकरण होता है, संगठित असंगठित वाला है, ठीक है। 45% संगठित क्षेत्र फॉर्मल है, और असंगठित क्षेत्र में 8% फॉर्मल लोग हैं। जबकि अनौपचारिकरण 55% संगठित क्षेत्र में है, मतलब इनफॉर्मल है, और 92% असंगठित क्षेत्र में। ये डेटा आयोग के आपको समझ में आ गया होगा, इसको यूज करना है। अब देखो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का चक्कर, गिग इकोनॉमी में यही आएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम में यही आएगा, ठीक है। अब देखो, कृषि आधारित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? सेवा उद्योग की ओर हो रहा था, 30% हम लोग यहाँ पे थे, अब उसके 10% यहाँ आ गए, सेवा और उद्योग क्षेत्र में हो गए। लेकिन दिक्कत क्या है? दो 10% आए हैं, अब हमारे जैसे लोगों के पास स्किल थोड़ी, भाई हम तो खेती करते थे गाँव में, अब इधर आ गए, अब हमारे पास ना कोई स्किल है, ना हमको कोई रोजगार देने वाला है, अब हम क्या करेंगे? अब हम दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, और दिहाड़ी मजदूरी में किसके पास काम करेंगे? ये पता है ना आपको अनौपचारिक और असंगठित क्या होता है? ये तो पता होगा ना अनौपचारिक और असंगठित में, ठीक है। अगला, अब क्या होगा कि जैसे हम लोग शहर में आए,
पहली बात तो हमको संगठित क्षेत्र में मिलेगा नहीं, तो असंगठित क्षेत्र में जाएंगे, और असंगठित क्षेत्र में जाएंगे तो अपने को औपचारिकरण तो करेगा नहीं, अपना बोलेगा आता रहे कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन काम ले 3 दिन काम ले छोड़ देंगे फिर। ठीक है, अगला श्रम कानून, जो श्रम कानून है वो भी थोड़े टफ है, तो उसमें भी हमारे हमको वो नहीं किया जाएगा। उसके बाद सरकार कानूनों में बदलाव करेगी। ठीक है, जैसे 10% यहाँ आए, अब 10% को क्या किया हम लोग, औपचारिकरण तो होगा नहीं हमारा, अब हम क्या रहेंगे, अनौपचारिक रहेंगे। अब जैसे ही अनौपचारिकरण रहा तो सरकार क्या चाहेगी कि भाई, सरकार क्या चाहेगी, कुछ कानूनों में बदलाव करेगी ताकि हम लोगों को औपचारिकरण किया जा सके। लेकिन कंपनियां क्या करेगी, कंपनियां क्या करेगी फिर, जो अभी क्या हो रहा है कंपनियों, अरे यार उसको क्या बोलते हैं, मास वो कर हो रहा है ना, लिविंग क्या बोल, उसका कीवर्ड याद आ रहा है, छोटा ले ऑफ। देखो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद मेरे को वो कीवर्ड नहीं पता। विजन पे कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप लोग मेरा। ठीक है, अगला है अनौपचारिक श्रमिकों का। फिर उससे क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड लाई, उसका परिणाम क्या हुआ कि कंपनियां, जैसे कि हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया, जैसे ही हम लोगों ने महिलाओं के लिए वो कानून लाया कि भाई जो छुट्टियों वाला जो कानून था उसको बढ़ा के हम लोगों ने किया, तो उससे क्या हुआ कि वो व्यापक रूप से प्रभावित हुई कंपनियां, और उनको लगा कि हमारा प्रॉफिट हैम्पर होगा, और उन लोगों ने क्या किया, ले ऑफ कर दिया, और उससे क्या होगा, फिर से अनौपचारिकरण हो गया श्रमिकों का, और फिर वो कृषि अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ गई। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल बन जाएगा। आपको इसकी फोटो मिल जाएगी, इसको और समझ लेना। अब मैं जा रहा हूँ, अगला मैं अनौपचारिकरण की बात करता हूँ असंगठित क्षेत्र में। इसकी प्रॉब्लम क्या है, HDFL ITO इसके कारण। अब देखो कैसे है, HDFL ITO अप्लाई करवा देता हूँ आपको अनौपचारिकरण में। ठीक है, 2004-05 में 36% मतलब इनफॉर्मल थे, 2017 में 55% लोग इनफॉर्मल एरिया में काम कर रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, कम मूल्य आधारित है, और दूसरा क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 55 to 60% जनसंख्या अनौपचारिकरण रोजगार में काम कर रही है। अब इसके रीजंस की अगर मैं बात करूं तो वो सुनो आप, गिग इकोनॉमी उसमें भी यही आएगा, सब में एक, सभी एक आएगा, HDFL ITO, इसी को यूटिलाइज करते हैं। देखो L4 क्या था, लेबर, श्रम कानून जैसे आए अनौपचारिकरण हो गया। लेबर कोड अभी तो समझाया मैंने कि भाई लेबर कोड आए, उन्होंने एक SSC कर दी। दूसरा वो कानून लाया, कौन सा, महिलाओं से संबंधित वो कार्य के दौरान बच्चे वाला, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो कानून लाए। 26 सप्ताह की छुट्टी देनी पड़ेगी, कौन कंपनी देना चाहेगी। पहले 12 सप्ताह थे, कोई भी दे देता, तो 26 सप्ताह जैसे हुए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो इतनी छुट्टी नहीं दे पाएंगे भाई अपना। ठीक है, अगला बात करो टेक्नोलॉजिकल AI पे, जनरेटिव AI से काम करवा रहे हैं। ठीक है, जो लोग फ्रीलांसर काम करते थे डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट का, उनकी जगह इसने ले ली, तो वो जगह जाएगी। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रोबोटिक ने उसकी जगह ले ली। अगला ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स कम है। अगर हमारे हम लोगों को अनौपचारिकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ह्यूमन रिसोर्स के पास स्किल ही नहीं है। प्यू रिसर्च सर्वे कहता है कि हमारे 6% लोग हैं जिनको काम मिल सकता है, स्किल्ड वर्कर है। 52% इंजीनियर है जो मतलब रोजगार के योग्य है, बाकी तो सारा कचरा है। जितने भी इंजीनियर है बुरा मत मानना, आप लोगों के लिए दिए रिपोर्ट, लेकिन जो आर्ट वाले वो तो 90% बेकार है, तो वो तो ज्यादा दुखी वाली बात है। ठीक है, अगला फंड, F गया। देखो HDFL F पे आ गए। फंड क्या था, कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ हो रहा है। कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ होगा तो हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट की जाएंगे। जैसे ही टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट जाएंगे, हायर स्किल्ड कैपिटल ह्यूमन चाहिए होगा। हायर स्किल्ड कैपिटल ह्यूमन चाहिए होगा तो हमारा क्या, जो लो स्किल्ड के लेबर था उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और इंडिया जैसे लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी के लिए अपने आप में एक चिंता का विषय। साइकिल समझ में आया? ये समझाओ फिर से, ये अपेक्षा मत करना यार हर एक चीज समझाओ, इसको बना लेना, लेकिन मैंने जो समझाया। ठीक है, अगला है अदर। अगला दूसरा क्या है कि मास ले ऑफ। अब ये मास ले ऑफ का भी रीजन है, आपको अगर मास ले ऑफ आता है तो उसमें भी यही काम आएगा। डिमांड क्या हो गया, मंदी का आ जाएगा। मंदी हो गई, मंदी आ गई, मंदी की वजह से मास ले ऑफ हो गया। अगला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगला इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 14% अधिक। भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इकोनॉमी की बात हो गई, लॉयल्टी नहीं है, स्किल नहीं है, और कंपनी की तरफ इसको उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये सारे HDFL IT हो गया, इसको अप्लाई करना सिखा दिया है। जय हिंद, जय राम जी की। अगला कुछ कीवर्ड है
वो मैं और करवा देता हूँ। उसके बाद श्रम बल के आंकड़े और उसके बाद एग्रीकल्चर आ गया है। फिर ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, नैतिक कैपिटल, ह्यूमन इथिकल कैपिटल का डेवलपमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। समयबद्ध लक्ष्य आधारित सशक्त प्रोत्साहन दिया जाए, ये किसके लिए? ये उसके लिए जैसे वो वेलफेयर स्टेट का जो स्टेटमेंट था ना, वेलफेयर स्टेट हो गया, जो वेलफेयर स्टेट जो गवर्नमेंट स्कीम हो गई, ये किस उनके लिए है कि समयबद्ध हो, लक्ष्य आधारित हो, टारगेटेड हो, टाइम बाउंड हो और सशर्त हो। एमएसएमई ड्वार्फिज्म का सॉल्यूशन क्या है? यही है। इंडस्ट्री को अगर हम लोगों को आरओडीटीपी चला रहे हैं, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबकी शर्त ये है। 15वां वित्त आयोग तो बोल के गया कि सनसेट क्लोज तो हर स्कीम के साथ लागू करो, ताकि कोई स्कीम हो, सनसेट क्लोज जैसे ही रहेगा उस पर टारगेट बेस्ड डेवलपमेंट होगा। अगला, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ाव करो। फ्लाइंग मॉडल पता है क्या आप लोगों को? समझाओ कि फ्लाइंग मॉडल, या पता है? ये इकोनॉमिक सर्वे 2021 का कीवर्ड था। फ्लाइंग मॉडल क्या था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर की कुछ एक कंपनियां ऐसी लाएंगे, लाइक इंटेल हो गया, लाइक फॉक्सकॉन हो गया। फॉक्सकॉन तो हालांकि छोटा है, इंटेल बड़ा है, और इंटेल हो गया, या फिर ये एक और है अरे यार उसका नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है छोड़ो, क्वालकॉम हो गया, इंटेल हो गया। इन कंपनियों को हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक कंपनियों को फैसिलिटेट करेंगे, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को। लेकिन उसका प्रभाव क्या रहेगा? जैसे हम कुछ एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को लाएंगे, उसके पीछे पीछे फॉक्सकॉन, नोकिया, एचएमडी ग्लोबल, फॉक्सकॉन, ई मैन्युफैक्चरर, वो क्या आएंगे उस सेमीकंडक्टर के पीछे पीछे भागते आएंगे, जैसे ताइवान के पास जा रहे हैं। जैसे ही हम लोगों ने फ्लाइंग मॉडल क्या कर रहा है कि एक एरिया को डेवलपमेंट करो और उसकी वजह से बाकी क्षेत्र उसके पीछे उठते हुए आ जाएंगे। फ्लाइंग क्या होता है? उड़ता हुआ एक वो जो होता है ना, चील, या जो भी गीज होता है यार, उसको क्या बोलते हैं, बतख, उसके बहुत सारे बतख उसके पीछे पीछे उठते आ जाते हैं, उसको फ्लाइंग मॉडल बोलते हैं। तो इस कीवर्ड को यूज लेना भाई, मजे में मत आओ, इस कीवर्ड को यूज लेना है। कहाँ पे? जैसे ही हम लोग सर्विस बेस्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, फ्लाइंग मॉडल की बात करेंगे। जैसे ही हम इंडस्ट्री बेस्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, फ्लाइंग मॉडल की बात करेंगे। हेडिंग है ये आपकी, और ये आपका आधा नंबर भी है, इस चीज को भूलना मत। जिन बच्चों के साथ इश्यू आ रहा है ना कि सर फैला फैला लिख रहे हैं, जीवन में फैला फैला है सब कुछ, तो ये कंसंट्रेट करने का तरीका है, ठीक है। अगला, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेस इंक्लूसिवनेस, ये होनी चाहिए, ठीक है। अगला, कानूनों को जाल की विद्वानता, टोरा मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं बार बार चीजें नहीं बताऊंगा। इंस्पेक्टर राज से जनराज, स्वराज और डेमोक्रेटिक राज, लोकतंत्र राज, जनराज और स्वराज। रेवड़ी कल्चर, पता है ना रेवड़ी कल्चर क्या चल रहा है? मोदी जी बोलते हैं किसके लिए? राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, तमिलनाडु, अभी कौन सा राज्य में हम सरकार बनाई है कांग्रेस ने? कर्नाटका में। वहां पे उन लोगों ने बोला ना कि सबको फ्री दे दूंगा, दुनिया बदल दूंगा। राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या फ्री दे, थोड़े दिन बाद बोलेगा सब फ्री है, ठीक है। रेवड़ी कल्चर को यूज करना है भाई। फ्री बाइज वाले में, फ्री बाइज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्री बाइज पढ़ लेना पेपर 2 में, हालांकि मैं वहां करवाऊंगा, लेकिन इसको पढ़ लेना। अगला है क्रोनिक कैपिटलिज्म। पता है क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या होता है? अब देखो, मैं तो इंडस्ट्रियल बन जाऊंगा थोड़े दिन बाद, उसके बाद तुम लोग बहुत सारे अधिकारी क्या बन जाओगे? आईएएस बन जाओगे। 1-2-4 नेता, तुम में से 1-2 नेता भी बनेगा। तो मैं क्या करूंगा? साठ घाट करूंगा तुम्हारे साथ, नीचे भी भ्रष्टाचार वाला माल बेचूंगा और तुमसे भी भ्रष्टाचार करवाऊंगा, ठीक है। इसको समझ लेना थोड़ा, ऐसे इस तरीके का होता है कुछ। अगला, ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन से हमको कनेक्ट करना है, और उसके लिए हम लोगों ने 2-4 पॉलिसी अपनाई, तो उसको एक बार देख लेना। लो इनकम ट्रैप ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं कि ग्लोबल वैल्यू चेन को लो इनकम ट्रैप से अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मिसिंग मिडल। अगला, टेक्नोलॉजी बेस्ड इनइक्वालिटी, रूरल वर्सेस अर्बन हो, या युवा यंग वर्सेस ओल्ड हो, इनमें क्यों इतना इनइक्वालिटीज आ रही है? उसका रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट। अगर हमको टेक्नोलॉजी का नेगेटिव होता है, हम लोग इस ग्रोथ में तो जी रहे हैं, किसके पास रोजगार है? सारे बेरोजगार हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग इनकम टैक्स में है यहाँ पे, कुछ लोग इलेक्शन कमीशन पे है यहाँ पे, पर ये लोग आईएएस की तैयारी करें तो एक तरीके से जॉबलेस ग्रोथ में। हाँ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भी है सर, ये इनकम टैक्स में भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को शामिल कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला, स्वरोजगार दो और स्वरोजगार स्व शोषण का शासन। ये लाइन मेरे को पहले पता होनी चाहिए थी यार, इंटरव्यू में काम आती है।
कि स्वरोजगार स्व शासन का शासन बन रहा है। दिक्कत क्या हो रही है, हम लोग स्टार्टअप तो कर रहे हैं लेकिन हमको स्टार्टअप का पैसा मिल गया लेकिन हम उसमें और ड्वार्फिज्म होता जा रहा है। अगला श्रम कैपिटल इंटेंसिव से कैपिटल सेंसिटिव, कैपिटल इंटेंसिव को कैपिटल सेंसिटिव बनाना है हमको, सॉरी लेबर इंटेंसिव से लेबर सेंसिटिव, श्रम गहनता से श्रम संवेदनशील, ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन, ये तो आपको पता ही होगा, ग्रेन नहीं है भाई, ब्रेन गेन है। एमएसएमई साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ, अब तुम्हारा जो मन करे ना वो डाल देना। एमएसएमई साइलेंट इंजन ग्रोथ, स्टार्टअप साइलेंट इंजन इंजन ऑफ इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जो भी हो, एग्रीकल्चर साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर साइलेंट इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जो तुम्हारा मन करे वो डाल देना मेरे अलावा। अगला जैसे मेरा नाम हर जगह आएगा साइलेंट ओवरऑल डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमी, डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। अगला पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार कार्यबल आयु की जनसंख्या 65% है, कार्यबल भागीदारी 40% है और प्रतिवर्ष 12 मिलियन लोग श्रम बल से जुड़ रहे हैं हमारे पास। ये डेटा याद रख लेना। अब ये मत पूछना कि कार्यबल भागीदारी दर क्या होती है और कार्य आयु जनसंख्या क्या होती है, ये आपको पता है। ये जैसे ही 15 से 60 तक रहेगा, ये इसमें रहेगा 65%। कार्यबल क्या है कि जो इच्छुक है काम करने वाले जो चाहते हैं, मेरे जैसे बेरोजगार जो चाहते नहीं तो इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है। अगला उद्योग की बात करता हूँ। ये आपको पता है कि निर्माण क्षेत्र की 12%, विनिर्माण क्षेत्र की 11%, उद्योग की 28%, इसमें ये दोनों है निर्माण विनिर्माण, और एग्रीकल्चर पे 43% जनसंख्या मस्त मजे से काम कर रही है। ठीक है। पेपर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि 55% लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है। बाकी सरकारी नौकरी वालों के पास है। अगला 65% बिना अनुबंध के कार्य कर रहे हैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है लोगों के पास, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट तो है कुछ लोगों के पास। और 15 से 29 आयु वर्ग के 13 से 15% लोग बेरोजगार है। कितने लोग तुमने सारे बेरोजगार ये 15% आप लोगों ने बता रखा है, सबने नहीं, कुछ लोगों को बता देते। अगला स्किल डेवलपमेंट, 54% आबादी हमारी 25 ईयर से कम है। नेक्स्ट 25 ईयर हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड में जीने वाले, 62% हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अप्रोक्स रहेगा। इंडिया स्किल रिपोर्ट कहते हैं कि 52% लोग ही रोजगार के योग्य है। ठीक है। अगर हम लोग 6.4% से 16% बढ़ाने का लक्ष्य हमारा स्किल डेवलपमेंट को, स्किल्ड लेबर फोर्स को। ठीक है। ये इतना डेटा फैक्ट था। अब आ गया एग्रीकल्चर, अब उसको हम लोग कल करेंगे भैया। तो शुभकामनाएं आप सभी को मेरे ओर से, और मैं इस सेशन को यही एंड करता हूं। आई होप कि आपको कुछ काम की इंसाइट मिले होंगे। तो अगर कुछ और फाइल्स है आप लोगों के डेटा फैक्ट के अलावा, आई होप कि मैंने आपको काफी ज्यादा कुछ एक तो डायग्राम सीधे करवा दिए, लाइफ साइकिल अप्रोच करवा दी है, डायग्राम कुछ और करवाऊंगा, कुछ एक एक्रोनिम्स और मैं करवाऊंगा। हालांकि नेक्स्ट वाले क्लास में मैं प्रिपेयर करके उनको ले आऊंगा जो एक्रोनिम्स बचेंगे, और शायद हम लोग उसको कल कर ले या परसों कर ले, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से इकोनॉमी को कंप्लीट करें, साइंस टेक को कंप्लीट करें। तो मेरे सर से कदम उतरे कि पेपर 4 और पेपर 3 मैंने कंप्लीट करा दिया, पेपर 2 और पेपर 1 पे हम लोग बाद में इन फ्यूचर बात करेंगे। ठीक है। चलो ठीक है। इकोनॉमी की सीट वेद प्रकाश ने काफी चीजें शेयर कर दी है ग्रुप पे, तो देख लेना भाई जिन को इश्यू। सचिन है क्या यार? अभी सचिन रुक तो जा। सिमी चौधरी अब तो बता दो कौन हो यार, मेरे को पता नहीं, मेरे साथ एनरोल हो या नहीं हो आप?